हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो होगा यूनिट 1 से लेकर 20 तक पूरे टॉप 100 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे और आपको वास्तविक पेपर की झलक यहाँ पे मिलेगी। अब आपकी जो एग्जाम की डेट निश्चित हो गई है, तो एग्जाम की डेट निश्चित होने से आपका जो पेपर है बहुत जल्दी होने वाला है। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। हम हिंदी साहित्य में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। अभी तक हमारे चार प्रैक्टिस सेट कवर हो चुके हैं। आपने देखा कि जो 4 प्रैक्टिस है वो कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताए गए हैं और उसमें प्रत्येक टॉपिक पे जो है बात की गई है और जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्टों पे बात की गई है, उनके जितने ऑप्शन हैं सभी ऑप्शनों पर भी बात की गई है। तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा बताया गया है। कुल 100 क्वेश्चन हैं, सभी यूनिट से लिए गए हैं। जैसा कि आपको वहां पे एग्जाम आना है सेम टू सेम उसी प्रकार 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। मतलब वास्तविक पेपर की झलक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। आप लोग हमारे साथ जुड़ के जो है अपना मास्टर टीचर बनने का सपना जो है साकार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निर्देश हमें दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो है पहला एक गद्यांश दिया गया है, उसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो हमें जो गद्यांश दिया है इसके आधार पर ही हमें क्वेश्चन आंसर बताना है। आइए देखते हैं गद्यांश को। गद्यांश में कहा गया है कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो हमको जो एक गद्यांश दिया गया है, अब आइए इसकी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कहा गया है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो आपको यहाँ पे गद्यांश की शीर्षक बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, दूसरा है राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, तीसरा है राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, चौथा है राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका जो यहाँ पे होने वाला है ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि गद्यांश में हमसे कहा गया था कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान होता है। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? ऑप्शन साहित्य के बल पर, कला के बल पर या संगीत के बल पर, और लास्ट आपका संस्कृति के बल पर। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के बल पर ही राष्ट्र क्या है? प्रगति करता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृति का, प्रकृति का, सभ्यता का, परिस्थिति का। तो आप देख रहे हैं संस्कृति का भी है, सभ्यता का भी है, परिस्थिति का भी है, लेकिन प्रकृति का इस गद्यांश में कोई भी शब्द हमें देखने को नहीं मिला है। तो बी हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की, ऑप्शन है आपके, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, दूसरा है औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, तीसरा है कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, तो चौथा का राइट आंसर आपका होगा भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा है सभ्यता और संस्कृति में आगे है केवल घनिष्ठ संबंध है, दूसरा केवल अंतर है, तीसरा कोई संबंध नहीं है, चौथा घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 5 का डी, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कोई अंतर, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं। हमें यहाँ पे पद्यांश दिया गया है।
का निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। हमें यहाँ पे जो दिया गया है पद्यांश, इसको ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं। पद्यांश में पहली लाइन है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित जिस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गिरी गहबर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर, बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब, कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली। ये आपको जो है पद्यांश दिया गया है, इसको आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर आपको देखना है। तो आइए देखते हैं, नजर डालते हैं हम। पहला यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, मतलब जो 6वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, या साहस की ओर? तो आपको यहाँ पे कहा गया था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस पंक्ति से आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है? आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं कि पूर्व चलने, मतलब कहा गया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान, चलने से पूर्व की बाट की पहचान कर ले कि तू किस रास्ते पे जा रहा है। मतलब अनिश्चितता की ओर ध्यान यहाँ पे दिया जा रहा है। मतलब हमारा ए जो है आंसर, सॉरी सी जो है यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 7वां यहाँ पर है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि सुमन और कंटक जो है शब्द है किसके लिए यहाँ पर हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, तो कविता में जो उल्लेखित है सुमन और कंटक सुख और दुख के प्रतीक यहाँ पे माने गए हैं। तो सी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा? सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे, 8वां हमारा यहाँ पे है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन, हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न रहने की, गहरी नदियों में न गहरी नदियों से न डरने की, और लास्ट है आपका हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 8 का हो जाएगा, हर स्थिति में आगे बढ़ने की यहाँ पे बात कही जा रही है। डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन है आपके, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और मुश्किलें हैं, और सब और सुख है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है कुछ भी अनिश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं है। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति की अकॉर्डिंग। इस विराट जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, जीवन के किस मोड़ पर कैसी परिस्थितियां आ जाएं इसके लिए तैयार रहते हुए पंक्ति में यहाँ पे जो है बल दिया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो पहले तो आपको पंक्ति ध्यान से पढ़ना होगी जिससे कि उसका जो है आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाए। और यहाँ पे हम आपको टाइम की वजह से पंक्ति नहीं बता सकते, लेकिन आप वहां पे पंक्ति 2 बार देखें और उसका आप अर्थ अवश्य करें, क्योंकि बिना अर्थ के यदि आप करेंगे तो उसका आपको कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आपको इतना समर्थ बनना है कि आपको पंक्ति पढ़ते ही उसका थोड़ा सा अर्थ समझ में तो आ जाए। आइए 10वां है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हमें बताना है कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है सरित, इसका समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है तटनी, जयमाला, नद और विवाह।
तो आपका यहाँ पे आंसर है नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे जयमाला जो है जे सरित का जो है समानार्थी नहीं है। तटनी, नद, प्रवाह, सरित ये सब समानार्थी हैं, और जो जयमाला है ये समानार्थी नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे है 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। मुहावरा आपको दिया गया है उड़ती चिड़िया को पहचानना। ऑप्शन है मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात कहना, फिक्र या चिंता कहना, या दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं को नीचा दिखना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा? ये यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा। मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उड़ती चिड़िया को पहचानना कहते हैं हम कि हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, मतलब हम किसी को भी या देख कर ही उसकी बात बता देते हैं कि यह क्या कहने वाला है या क्या करेगा आगे। आइए 12वां हमारा क्वेश्चन है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी कहते हैं। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या उपवाक्य है? तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे जो है सरल वाक्य ये हो जाएगा। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, क्योंकि कहा गया है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी कहते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य कौन होता है? सरल वाक्य वो होता है, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और कहता तो एक से अधिक हो सकती है, लेकिन क्रिया एक होती है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है शिक्षक, पुरुषे, मायावी, सजावट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सजावट जो है तद्धित प्रत्यय का शब्द नहीं है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट में जो है किदंत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे सजावट में सज मूल शब्द है और आवट जो है यहाँ पे प्रत्यय है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 14वां हमारा है जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे मुमुक्षु, मुमूर्ष, मुमुक्षा, मुमूर्षा। तो यहाँ पे 14 का आपका राइट आंसर होने वाला है मुमूर्ष। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुमूर्ष मरने की इच्छा होती है, और मुमुक्ष, मुमुक्षु जो पहला है मुमुक्षु, मुमुक्षु को मतलब है मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सिंह, तो सिंह का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है उरग, शार्दुल, केसी, व्याघ्र। तो 15 का आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है उरग। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उरग है किसका पर्यायवाची है? अगर आप देखें तो उरग को हम कहते हैं नांग कहते हैं, फणिदय कहते हैं, सांप कहते हैं, अही कहते हैं, और भुजंग भी कह देते हैं, और विस्तर भी कहते हैं, मतलब सांप के पर्यायवाची जी हैं। और जी नीचे जो पर्यायवाची दिया सिंह तो आप जानते ही हैं, सिंह को हम शेर भी कहते हैं, और शार्दुल भी कहते हैं, व्याघ्र भी कहते हैं, केसी भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, जिस शेर के पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 16वां यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प
उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खादी, खादी। ऑप्शन है आपके यहाँ पे किनारा, गर्भ, कवच, कटीला, चाबुक, नया, खाना, उर्वरक। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है? आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी। कवच, कटीला। तो कवच और कटीला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो खादी, खादी शब्द युग में सही अर्थ वाला कौन सा है? कवच और कटीला। जैसे आपको चाबुक, नया, चाबुक का नया है तो कूड़ा का कूड़ा होता है। या शब्द युग्म देखें खाद्य, खाद, तो इसका खाना उर्वरक होता है। आइए अगला हम देखते हैं कान्हा शब्द है तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या अर्ध तद्भव। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी, तद्भव। कान्हा जो एक ऐसा शब्द है तद्भव है। तद्भव कौन होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आइए आगे देखते हैं हम। 18वां हमारा है एक ही बैतनी शुद्ध है। कौन सी है? पहला है अनन्नास, अक्षोहिणी, आकस्मिक, आकाल, आकाल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कौन सी बैतनी जो है शुद्ध है? तो आप यहाँ पे देखेंगे अनन्नास जो यहाँ पे है बिल्कुल राइट लिखा है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा गया है अक्षोहिणी, इसको आप कैसा लिखेंगे? इसका जो है सही लिखने का तरीका होगा अक्षोहिणी, हणी नहीं होगा, हिणी होगा। दूसरा आपको दिया गया है आकस्मिक। तो आकस्मिक आकस्मिक होता है। और अकाल का तो आपको पता है अकाल, छोटा आ हुआ अकाल। तो यहाँ पे ये तीनों हमने आपको बता दिए हैं और ये राइट आंसर आपका है। आइए अगला हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां है निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। नायक, नाविक, नायिका और बागीस। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? डी, बागीस जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो बागीस है अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। ये किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। बागीस किसका होता है? व्यंजन संधि। जैसे नायक है तो नायक में क्या होगा? ने प्लस अक, ने प्लस अक। कौन सी संधि हो गई है यहाँ पे? अयादी संधि। नाविक का क्या होगा? नाविक का आप जानते हैं नो प्लस एक, नाविक हो जाएगा। और जो लास्ट का आपका है बागीस, ये तो किसका उदाहरण है? आपको पता ही है। बागीस जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपका आंसर यहाँ पे पूछा गया है कि अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 20वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, पानी, मोती, नकेल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, नकेल। नकेल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नकेल शब्द जो है स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी, पानी, मोती कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। आइए अगला हम देखते हैं 21वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। रहती है,
वह इधर उधर और घूमती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, इधर उधर जो है अव्यय पद है। आइए अगला हम देखते हैं 22वां आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। रामायण, तेल, फूल, परिवार। यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फूल, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फूल जो है वो जातिवाचक है, बाकी रामायण, तेल, परिवार ये जातिवाचक संज्ञाएं का बोध नहीं करवाती हैं। रामायण में हम देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, परिवार में हम देखेंगे तो समूहवाचक संज्ञा होगा, और तेल में हम देखेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो रामायण प्रॉपर एक जाति को, मतलब रामायण जो है प्रॉपर एक, मतलब रामायण तो आप जानते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक है फूल, क्योंकि फूल किसका फूल है, कौन सा फूल है। अगर आपसे कहा जाता कि ये गुलाब का फूल, तो यहाँ पे आपका जातिवाचक हो जाता, सॉरी व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन केवल फूल, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये जातिवाचक हो गया है। आपका आंसर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। आइए अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन है अध्यापन, डकैती, भ्राता, शत्रुता। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही नहीं है बताया गया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कौन सा, आपका जो राइट आंसर यहाँ पे 24 का राइट आंसर, तो सॉरी 23 का जो राइट आंसर होगा वो है भ्राता। क्योंकि भ्राता आप देखें तो भाववाचक संज्ञा जैसे हम जानते हैं लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठाई, समझ, चाल आदि, ये कैसी हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। तो अध्यापन, डकैती, शत्रुता ये कैसी हैं, भाववाचक है। लेकिन भ्राता, भ्राता भाववाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा 24वां यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग में कौन सा जो है यहाँ पे अलंकार है। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे जो है रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे जो है रूपक अलंकार होगा। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे जो है 25वां क्वेश्चन होगा जी, कैसा होगा, 25वां होगा, रास पंचाध्यायी के किस छंद का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्यायी में किस जो है छंद का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो रास पंचाध्यायी में किसका, रोला का प्रयोग हुआ था। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। रास पंचाध्यायी जो है मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों के नाम हैं। हिंदी में रास अध्यायी लिखने वाले में नंददास, रहीम, रहीराम, हरिराम व्यास और नवल सिंह कश्यप के जो है नाम प्रसिद्ध है। तो कौन से में है, रोला छंद में प्रयोग किया गया है। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा 26वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये 26वां होगा कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ,
अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। मैं कौन सा अलंग जो है रस निहित है, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है, बताना है। आप देख रहे हैं बात यहाँ पे बड़ी विचित्र हो रही है कि मैं पापड़ को तोड़ सकता हूँ और कागज को मोड़ सकता हूँ, तो जिस सुन के आपको हंसी आएगी तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, हास्य अलंकार जो हो जाएगा, सॉरी 10 हास्य रस हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 27वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जी हमारा जो होगा ये 27वां यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। कविता मनुष्य को स्वायत्त संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता मनुष्य को स्वायत्त संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। आइए हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। आपको रचनाकार बताना है कौन है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और भुवनेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो ये हैं ये दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं। यह जो है एक रेखा चित्र है, कैसा है, यह एक रेखा चित्र है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 29वां हमारा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण, उपन्यास। तो आपका इसका जो आंसर है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पथ के साथी हैं यह एक संस्मरण है। किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के और भी कुछ जो है रेखा चित्र हैं, जैसे अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में लिखी गई रचना है। उसके बाद स्मृति की रेखाएं 1947, मेरा परिवार 1972, कुछ निबंध भी लिखे हैं उन्होंने, जैसे श्रृंखला की कड़ियां 1942 में और विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 में और संकल्पिता 1968 में, भारतीय संस्कृति के स्वर जो लिखा है इन्होंने 1984 में। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, सी है रामविलास शर्मा, डी है शिवरानी देवी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कलम का सिपाही जो है, कलम का सिपाही यह प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। वह जिसे जो है उनके पुत्र जो थे अमृत राय ने लिखा है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा अमृत राय। तो 30 का आपका आंसर राइट अमृत राय हो गया है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है जिसे उनके पुत्र जो है अमृत राय ने लिखा था। और जो शिवरानी देवी हैं वो प्रेमचंद की पत्नी है। प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या है? शिवरानी देवी, जिन्होंने भी प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है। तो याद कर लेना है आपको, उनकी जो है पत्नी जो थी शिवरानी देवी, उन्होंने जो इनकी जीवनी लिखी है वो लिखी है प्रेमचंद घर में। तो उनके पुत्र ने भी उनकी जीवनी लिखी है जो लिखी है कलम का सिपाही के नाम से, और शिवरानी देवी ने उनकी जो पत्नी है उन्होंने लिखी है प्रेमचंद घर में के नाम से। जो मदन गोपाल ने कलम का जादूगर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। तो ये भी याद रख लेना है कि मदन गोपाल ने कलम का जादूगर नाम से जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। अगर रामविलास शर्मा की बात कर लें तो इन्होंने लिखी है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, जो है इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है।
शिवरानी देवी की हमने आपको बता ही दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां यहाँ पे क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या इनमें से किसकी जो है आत्मकथा है? ऑप्शन है मैत्री पुष्पा की, प्रभा खेतान की, अनामिका की या महादेवी वर्मा की। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है प्रभा खेतान। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी। अनन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान जीवनी है। जैसे अगर हम देखें तो मैत्री पुष्पा जो इनकी जो आत्मकथाएं लिखी हैं तो इन्होंने लिखी हैं कस्तूरी कुंडल बसे। इसका जो भाग 1 है वो है गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसे जो भाग 1 है, गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 हो गया है। जो इनके द्वारा मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखी गई जीवनी है। अगला, गतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है सियाराम सेनगुप्त, रामविलास शर्मा, राम दरंस मिश्र और जगदीश चतुर्वेदी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्या जो है यह लिखते हैं 1954 ईस्वी में और यह एक इनका निबंध है। निबंध संग्रह जो है यह किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। इनकी अगर और अन्य साहित्य कृतियों की बात करें तो इन्होंने आस्था और सौंदर्य 1961 में लिखा था। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में लिखा था। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 में लिखा गया था और भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में लिखा गया है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जिंदगी और गुलाब के फूल जो है किसका कहानी संकलन है? तो आपके ऑप्शन है उषा प्रियबंदा का, मृणाल पांडे का, चित्रा मुदगल का या मैदुला गर्ग का। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, उषा प्रियबंदा। तो जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियबंदा की जो है कहानी का संकलन है। इनके अगर अन्य कहानी देखें तो आप जानते होंगे कि फिर बसंत आया और एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। इसके बाद अगर हम देखें मृणाल पांडे ने क्या क्या लिखा है तो इनकी कहानी संग्रह जो है वो है शब्दवेदी 1980 में लिखा गया है। दरमियान 1977 में लिखा गया है। एक नीच ट्रेजेडी 1981 में। एक स्त्री का विदा गीत जो है 1983 में लिखा गया है। अब अगर बात कर लें चित्रा मुदगल की तो इन्होंने जो है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव का रहे, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं और जिनावर, भूख, लपटें, इस प्रकार से इन्होंने लिखी हैं। और मेदुला गर्ग की अगर बात करें तो इनकी कहानी संग्रह हैं कितनी कैदी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, यह जे इनकी प्रमुख क्या हो गए हैं? कहानी संग्रह हो गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो आंसर है आपका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन है ग्राम, मधुआ, सालवती, गुंडा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जो जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी पहली कहानी जो है वो ग्राम है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा और ये लिखी गई है 1911 ईस्वी में। जो है इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। किसमें? इंदु में। इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। आइए आगे देखेंगे हम।
अगर बात करें ग्राम को, तो ग्राम जो है हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। ये भी आप याद कर लें। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा का, बरेली का, मीरीगंज का या हरदोई का? तो इसका जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, मीरीगंज का यहाँ पे जो है चित्रण मिलता है। मेला आंचल जो उपन्यास है यह कब लिखा गया था? तो यह 1954 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का जो है चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र अगर देखें तो डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव और वामन दास आदि इसके का है प्रमुख पात्र थे। आइए अगला देखेंगे। छत्तीसवां यहाँ पे क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद और राम कुमार वर्मा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है राम कुमार वर्मा। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। औरंगजेब की आखिरी रात जो है हिंदी एकांकी के जनक, हिंदी एकांकी के जनक याद रखना है, हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा है। अगर और इनके जो है एकांकी संग्रह देखें तो इन्होंने जो है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष प्रमुख जो है इनकी एकांकी संग्रह हो गए हैं और भी इन्होंने लिखे हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की जो है समस्त जो है विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, साहित्य आदि का जो है विकास हुआ था। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, ज्योति प्रसाद अग्रवाल की और सूर्यकांत त्रिपाठी की, निराला की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है राम की शक्ति पूजा जो है 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है। किसके द्वारा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई रचना है, इसलिए इसका आंसर जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? ऑप्शन है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगा बतरण। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, गंगा बतरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा बतरण जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। गंगा बतरण किसकी है? 1927 में जो है लिखी गई रचना है। 1927 में लिखी गई रचना है। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और रत्नाकर जो है आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके भिखारी दास, ग्वाल, पद्माकर और केशव दास। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, केशव दास जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान गीत के रचनाकार केशवदास हैं। केशवदास का अगर जन्म देखें तो माना जाता है 1555 ईस्वी में ओरछा में इनका जन्म हुआ था। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं, मंत्री और गुरु भी थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हो गया था। इनको जो है कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, याद रख लेना है आपको। इनकी अगर रचनाएं देखें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक और रत्न बावनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ब्रह वर्णन, नागमती का ब्रह वर्णन किस जो है ग्रंथ में संकलित है? ऑप्शन है पद्मावत में, मृगावत में, अखरावट में और मधुमालती में। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पद्मावत में। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नागमती का ब्रह वर्णन हिंदी साहित्य की जो है अनुपम कृति पद्मावत में, पद्मावत कब 1540 ईस्वी में लिखी गई रचना है, में संकलित है। पद्मावत सूफी कवि जो है जायसी की कृति है, आपको याद रखना है किसकी है? जायसी की। जायसी की जो है रचना है। इसमें जो है 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? 57 खंड माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वबद्ध, कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कानावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती कुतुबन की अवधी भाषा की कृति तथा मधुमालती जो है मंझन द्वारा लिखी गई कृति है। इनके बारे में भी अपने आपको बता दिया है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है सोमप्रभा सूरी की, हेमचंद सूरी की और गणगधर की, मेरुतुंग की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है सोमप्रभा सूरी की। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभा सूरी की रचना है। यह एक गुजराती जैन साधु थे। अगला अगर इसमें और आगे देखें, जैसे हेमचंद सूरी किसकी रचना है? तो कुमारपाल चरित्र की रचना है। उसके बाद देखें सैंडधर जो है किसकी रचना है? हमीर रासो की है। और मेरुतुंग किसकी है? ये है प्रबंध चिंतामणि की रचना हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। 43वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने और राहुल संकेतन ने। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकेतन ने। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग तथा राहुल संकेतन ने कहा दिया है। और इसके और नाम देखें तो जैसे चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकेतन ने। और संधि तथा चारण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये अन्य नाम इसके हो गए हैं। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का जो है प्रकाशन किया था किसने? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रीय भाषा विचार समिति वर्धा ने, या हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी पिचाणी सभा काशी ने। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है नागरी पिचाणी सभा काशी ने इसका जो है प्रकाशन किया था। डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नागरी पिचाणी सभा ने जो है हिंदी साहित्य कविता इतिहास का जो है 16 खंडों में, कितने 16 खंडों में जो है हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो है प्रयास फ्रेंच विद्वान गायसदा तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम जो है इस्तवा द ला लिटरेटरी एंडुई हिंदुस्तानी जो है
और जॉर्ज ग्रियर्सन कृत जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को जो है को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जी आपको याद रख लेना है। और ग्रियर्सन ने पहले इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था, ये भी आपको याद रख लेना है। आइए अगला हम देखते हैं 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कोरबी, ब्रजभाषा, बुंदेली और बघेली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप जानते हैं 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आती हैं, कौन कौन सी? कोरबी, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। और पश्चिमी हिंदी का विकास जो है स्वर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 46वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? आर्य भाषा नहीं है बताना है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत। संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है और संस्कृत जो है प्राचीन आर्य भाषा मानी जाती है। आइए आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है 47वां है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कुटिल, कौटिल्य और ब्रह्मी। तो आपका इसका आंसर होने वाला है डी, ब्रह्मी जो है अंकित है। डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें ब्रह्मी लिपि जो है तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं ईसा पूर्व में जो है विद्यमान थी। अशोक के अभिलेख में जो है ब्रह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है, याद रख लेना है। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें यही लिपि का उपयोग हुआ है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 48वां हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश में हुई है? सौरसेनी में, पेशाची में, मागधी में, अर्धमागधी में। तो इसका राइट आंसर आपका ये होने वाला है। अभी हम बता चुके हैं कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है कौन सी अपभ्रंश में हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश में हुई है। सौरसेनी में अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, पहाड़ी की और गुजराती। अगर मगधी की बात करें तो इसमें जो है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया आ जाती है। अर्धमागधी में बात करें तो पूर्वी हिंदी आ जाती है। और महाराष्ट्रीय बात करें तो मराठी में। और ब्राचड़ बात करें तो सिंधी में। और पेशाची अगर बात करें तो लहदा पंजाबी में अंतर्गत आ जाती हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का समय है 10वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं। तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे 13वीं शताब्दी जो है अमीर खुसरो का समय माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में इलाहाबाद के एटा जिले में जो है पटियाला गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है, याद रख लेना है। हिंद का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आइए 50वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 50वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है मलुकदास, रैदास, कबीरदास या सूरदास। आपका इसका राइट आंसर होने वाला है सी, कबीरदास। सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत मत का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है। कबीरदास जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के जो है प्रतिनिधि कवि थे। इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, कहो मधुप कैसे समाएगा एक म्यान दो खंड खाड़े। प्रयुक्त पंक्ति में मधुप शब्द का जो है आपको बताना है। मधुप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, ब्रजवासियों के लिए और गोपियों के लिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है यह है उद्धव के लिए। उद्धव से कहा जा रहा है कि बताओ तुम कि यहाँ पर मतलब हम जो श्री कृष्ण के वियोग में है, मतलब यहाँ पे गोपियां कह रही हैं उद्धव से, जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन में जो श्री कृष्ण का प्यार है वो दूसरी जगह उसमें कौन ले सकता है? मतलब एक दिल में दो हम
किसी के साथ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? ऑप्शन है प्रकृति चित्तन का, संयोग वर्णन का, जय सिंह के वर्णन का और वियोग वर्णन का। आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वियोग वर्णन का। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के वियोग वर्णन का उपहास किया है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कितनी जो है मात्रा की पंक्तियों का उपयोग हुआ है? 14 मात्राएं हैं, 12 हैं, 16 हैं या 18 हैं? तो आइए गिन के देख लेते हैं। हम देखते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। इसका आंसर आपका बी जो सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह मैं नीर भरी दुख की बदली जो है यह किसकी पंक्ति है? तो यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता है। आइए अगला हम देखते हैं। 54वां हमारा क्वेश्चन है, रेत बनकर हम सलिल होगा यहाँ पे, सलित नहीं सलिल। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे। मतलब कहा जा रहा है रेत बनकर सलिल, सलिल मतलब जल, तो हम रेत बनकर जल को थोड़ा सा ही गंदा करेंगे। तनिक, तनिक माने थोड़ा कम, तनिक गदला, गदला माने गंदा ही करेंगे। तो कहा गया है कि रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदरा ही करेंगे, मतलब हम रेत बनकर पानी को थोड़ा सा ही गंदा करेंगे। तो सलिल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? पूछा गया है सलिल नहीं सलिल होगा यहाँ पे। तो सलिल का यहाँ पे मतलब बताना था। तो यहाँ पे जुल नहीं, यहाँ पे जल होगा। क्या है? जल। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? जी क्या लिखा है? जी यहाँ पे जल लिखा है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, जल। क्या होगा? जल। हम जल को, पानी को तनक गंदा करेंगे। आइए अगला हम देखते हैं। 54वां हमारा क्वेश्चन हो गया है, यह पंक्ति है जो है नदी के द्वीप से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? नदी के द्वीप जो पाठ है उससे, कविता से ली गई हैं। उनकी रचयिता जो है अज्ञे जी हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 55वां हमारा क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी में दुर्गादत्त वैद्य किसके सौतेले भाई थे? अपाहिज के, सुल्तान के, बाबा के या दुखीराम के? तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है अपाहिज की। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन कृत जो किसके द्वारा लिखी गई है? सुदर्शन कृत है। सुदर्शन द्वारा लिखी गई जो हार की जीत है, इसमें दुर्गादत्त वैद्य जो है अपाहिज खड़क सिंह के सौतेले भाई थे। अपाहिज कौन था? खड़क सिंह बैठा था। क्यों? क्योंकि उसको घोड़ा चुराना था। आइए अगला हम देखेंगे। अगला है हमारा, वह धरती में बीज गाड़ता हो। प्रस्तुत पंक्ति में वह कौन है? मजदूर, श्रमिक वर्ग, किसान या हलवाहा? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वह है किसान। बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह धरती में बीज गाड़ता हो, उपयुक्त पंक्ति जो है किसान है। कौन है? वह किसान है। यह पंक्ति क्या है? श्रम की महिमा कविता से ली गई है। किससे ली गई है? श्रम की महिमा से ली गई है। और श्रम की महिमा की रचनाकार कौन है? तो इस कविता की रचनाकार जो है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सारी जनता हुकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लू, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उपयुक्त पंक्ति जो है किस रचना से है? आपको बताना है जो पंक्ति है किस रचना से है। ऑप्शन है हुंकार से, समाधेनी से, खूनी हस्ताक्षर से या श्रम की महिमा से? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्या यह पंक्ति जो है खूनी हस्ताक्षर से ली गई है? सी आपका राइट आंसर है। इसके रचनाकार कौन है? गोपाल प्रसाद व्यास है इसके रचनाकार। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 58वां हमारा क्वेश्चन है, मेरी माँ पाठ के अनुसार लेखक के जीवन में साहस कहाँ से आया? ऑप्शन है माता के प्रेरणा से, पिताजी की प्रेरणा से, गुरु सोमदेव की कृपा से या ए और सी दोनों? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है डी, ए और सी दोनों, माता की प्रेरणा से और गुरु सोमदेव की कृपा से। ए और सी यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आइए 59वां क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे की मंशा क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। अपने बेटे को भ्रमित करना चाहती है, अपना स्वाद साधना चाहती है, या सेखी बघार रही है, या अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाहती है। तो इसका आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती है, वो चाहती है कि एक दूसरे से सभी लोग प्यार करें, इसलिए उसको झूठ बोलना पड़ रहा है। आपका डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 60वां क्वेश्चन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पाठ के अनुसार लेखक का मित्र क्या छिपा कर लाता है? ऑप्शन है घी शक्कर, दाल चावल, रोटी सब्जी, या कटहल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है घी शक्कर। ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पाठ के अनुसार लेखक के लिए उसका जो है मित्र घी शक्कर छिपा कर लाता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 61वां क्वेश्चन है। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार लेखक हेलेन केलर का उदाहरण देकर क्या समझाना चाहता है? ऑप्शन है जीवन में हार का शोक मनाना चाहिए, जीवन में हार का शोक नहीं मनाना चाहिए, जीवन में शोक नहीं मनाना चाहिए, या जीवन शोकपूर्ण होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है जी आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार? आत्मविश्वास पाठ में। तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन में हार पर सुख नहीं मनाना चाहिए। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेलन केलन का उदाहरण देकर समझाना चाहता है कि जीवन में हार पर शोक नहीं मनाना चाहिए। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में याचक और दाता किस कहानी पर आधारित है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर की छुट्टी, रविंद्रनाथ ठाकुर की काबुलीवाला, या रविंद्रनाथ ठाकुर की भिखारिन, या रविंद्रनाथ ठाकुर की आत्महत्या। कौन सी कहानी से है याचक और दाता संदर्भित? तो आपको बताना है। तो इसका आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है किससे? तो यह जो है भिखारिन से संबंधित है, वहीं से उसी के अनुसार है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, या मानव। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है डी। कौन नहीं पढ़ सकता है? मानव नहीं पढ़ सकता। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मानव नहीं पढ़ सकता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 64वां क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार टिकट बाबू ने पैसे कहाँ आकर लौटाए? दफ्तर में, लेखक के घर, सड़क पर, या सेकंड क्लास के डिब्बे में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर उसके पैसे लेखक के लौटाए। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि रमेश चंद्र साह डायरी विधा को किस रूप में मानते हैं? केवल संवाद का माध्यम, केवल आत्म संवाद का माध्यम, तीसरा है साहित्यिक आलोचना का माध्यम, अगला है आत्म संवाद और संवाद दोनों का माध्यम। तो आपका यहाँ पे 65 का राइट आंसर होने वाला है वो है आत्म संवाद और संवाद दोनों का माध्यम। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 66वां हमारा क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी पाठ में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी। यह कथन जो है कथन की आशय है। कथन का क्या आशय है? ऑप्शन है आपसी प्रेम भाव एवं भाईचारा होता था, दूसरा है मोहल्ला और पड़ोस भी घर जैसा होता था, तीसरा है पारिवारिक लोग उदार होते थे, चौथा है सौहार्द की भावना महत्वपूर्ण थी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है मोहल्ला और पड़ोस भी घर जैसा होता था। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अकार और उसके बाद कविता है कैसी? प्रगतिवाद, नकेनवादी, छायावादी, या नक्सलवादी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कौन सा? यहाँ पे राइट आंसर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है प्रगतिवाद।
इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला पाठ के अनुसार अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों सा व्यवहार क्यों करते थे? ऑप्शन है ए, क्योंकि वे जड़ से उखाड़ देना चाहते थे, क्योंकि वे इन्हें अपना गुलाम समझते थे, क्योंकि वे इनका विरोध करते थे, और लास्ट ऑप्शन इसका रहेगा उनकी सत्ता के समय तक थी। तो आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है क्योंकि वे उनका विरोध करते थे। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैदी और कोकिला पाठ के अनुसार अंग्रेजी सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों सा व्यवहार करती थी, क्योंकि वे उनका क्या करते थे? विरोध करते थे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, दिल्ली मति भूली कहे बात घन घोर घोर, बाजत नगारे ए सितारे गढ़धारी के। यह पंक्ति किसकी है? मतीराम की, भूषण की, सेनापति की या रत्नाकर की? तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो यह जो पंक्ति है भूषण की है। किससे ली गई है? शिवा बामनी से ली गई है। तो किसकी है? भूषण की। बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है, भगवती चरण वर्मा की रचना है दीवानों की हस्ती, नींव का पत्थर, ग्रामश्री, मेघ आए। तो आपका यहाँ पे 70 का राइट आंसर होने वाला है वो है दीवानों की हस्ती। ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। नींव का पत्थर किसका है? नींव का पत्थर जो है विष्णु प्रभाकर की है। ग्रामश्री किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और मेघ आए किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 71वां क्वेश्चन है, बूंद जब लेखक की हथेली पर पड़ी तो उसे कैसी ध्वनि सुनाई पड़ी? ऑप्शन है वीणा की तारों की, गिटार की, सितार के तारों जैसी या वायलिन की? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सितार के तारों जैसी। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेखक की हथेली में जब बूंद गिरी तो उसे सितार के तारों की ध्वनि सुनाई पड़ी। यह किसकी है? पानी की कहानी से ली गई है। इसके रचनाकार कौन है? रामचंद्र तिवारी की जो है रचना है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 72वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पानी और धूप कविता के अनुसार लड़की के काका कौन थे? ऑप्शन है किसान, स्वतंत्रता सेनानी, व्यापारी या कवि? तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो है राइट आंसर होने वाला है सी, स्वतंत्रता सेनानी। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी और धूप कविता से ली गई है। 73वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं क्या है, एक व्यंग है। तो ये इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका को पुरस्कार में जो कटोरा मिला वह कटोरा उसने उनसे किसने ले लिया था? आपको बताना है उन्होंने किसको वो कटोरा दिया था। माता जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, गांधी जी ने या अध्यापिका ने? तो इसका आंसर जो है आपका राइट होने वाला है गांधी जी ने। गांधी जी को उन्होंने वो कटोरा जो है दे दिया था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर पाठ के आधार पर अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके जुमराती शेख, रहमत शेख, रामधन मिश्र, समझू साहू? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है जुमराती शेख। ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंच परमेश्वर पाठ के आधार पर जो है अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? जुमराती शेख थे, जुम्मन के पिता वो थे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संस्कृति के स्वीकार करते जा रहे हैं
काण हम कैसी दास्ता। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी जो है स्वीकारती कहते जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है राजनीतिक दास्ता, सांस्कृतिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता या सामंत दास्ता। तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो है बौद्धिक दास्ता जो है स्वीकार कहती जा रही है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए 77वां क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है ल्हासा की ओर पाठ के मित्र किस तरह के वेश में आधार पर लेखक एवं उसका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन है शाही वेश में, सैनिक वेश में, भिखारी के वेश में या किसान के वेश में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है भिखारी के वेश में। सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर लेखक तथा उसका जो है मित्र भिखारी के वेश में यात्रा कर रहे थे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छाया मत छूना कविता में छाया से कवि का क्या आशय है। भ्रम, बी है डरावना चित्र, सी है अतीत की स्मृतियां और डी है परछाई। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है अतीत की स्मृतियां। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामश्री कविता के अनुसार आम के पेड़ों की शाखाओं का बोर किस रंग का है। सोना चांदी रंग, पीला सफेद रंग, लाल पीला रंग या लाल सफेद रंग। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है ए। कैसा है, सोना चांदी रंग जैसा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 80वां क्वेश्चन है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के अनुसार बच्चों का काम पर जाना किसके समान है। बुराई के समान, पागलपन के समान, लहर के समान, हादसे के समान। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हादसे के समान। डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 81वां। मेघ आए पाठ के अनुसार पाहुन को देखकर कौन ठिठक गया था। नदी, पड़ोस ने, नाला, ससुर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है नदी। ए यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेघ आए जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 82वां। रात में निकलने वाले विचित्र प्रोसेसन का वर्णन अंधेरे में कविता के कौन से खंड में किया गया है। तीसरे, दूसरे, चौथे या पांचवे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है तीसरे। ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। मुक्तिबोध जो है अंधेरे में कविता के तीसरे खंड में रात में निकलने वाले विचित्र प्रोसेसन का वर्णन किया गया है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 83वां हमारा क्वेश्चन है पथिक से कविता में कवि ने पत्थर पर चलते समय किन्हें याद करने को कहा है। ऑप्शन है कांटों को, पत्तों को, फूलों को या ये सभी। तो इसका जो है आंसर है कांटों को। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पथिक से कविता में कवि ने पत्थर पर चलते समय कांटों को याद जो है रखने को कहा है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे। गाजीपुर, हमीरपुर, रानीपुर या मानपुर। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो है रानीपुर। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उषा प्रिय बंदा की कहानी है वापसी के पात्र कौन थे। गजाधर बाबू। और कौन सी स्टेशन पर थे, रानीपुर नामक स्टेशन पर काम करते थे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 85वां हमारा क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से। 85वां आपका क्वेश्चन है कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। उपयुक्त पंक्ति का संबंध है किससे, संगतकार से, आत्मविश्वास से, अंधेरे में या मेघ आए में। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है ए, संगतकार में। संगतकार जो कविता है उससे यह पंक्ति ली गई है कि वो किसका साथ देता है, मुख्य गायक का साथ देता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 86वां हमारा क्वेश्चन है छोटे से जीवन की कैसी बड़ी
गाथाएं आज कहूं, इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन है, उन्होंने कभी कभी साहित्य जगत में कदम रखा था। वे बड़े कवि नहीं थे। वे बहुत विनम्र थे। उनको अहंकार छू तक न गया था। अगला है डी है, वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते थे। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है कि वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक न गया था। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? हृदयघात, पीलिया, टीबी या लास्ट है पक्षाघात। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की जो है बीमारी हो गई थी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला अगला है 88वां। राखी का मूल एकांकी की पात्र करमवती किसकी पत्नी थी? महाराणा प्रताप की, महाराणा सांगा की, उदय सिंह की या बलबीर की? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, वो है किसकी पत्नी थी? राणा सांगा की पत्नी थी। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, राणा सांगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दादी की घड़ी कहानी का पात्र नहीं है, दीपू, मम्मी, दादी या महेश? तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है महेश। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 90वां हमारा क्वेश्चन है, पत्नी कहानी का प्रकाशन कब वैसे है? 1990, 2001, 2000 और 2002। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है 2000। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर जो है यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा। नींव का पत्थर एकांकी का पात्र है जूही, तात्या, लक्ष्मी या इनमें से सभी? तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है डी, सभी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो सभी पात्र हैं ये नींव के पत्थर के पात्र हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग रचना में इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? सूर्य की, चंद्र की, देवता की या पृथ्वी की? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, जीप पर सवार इल्लियां व्यंग रचना में इल्लियों को जो है ईला अर्थात पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। किसको? इल्लियों को, ईला की मतलब पृथ्वी की। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 93वां क्वेश्चन है। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नहीं बात नहीं की, खून पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? उपयुक्त कथन किस उपन्यास से है? गबन से, गोदान से, निर्मला से या प्रेमाश्रम से? तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है गबन से। ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह कथन जो है जागेश्वरी ने दयानाथ से कहा था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपका बंटी उपन्यास में अजय तलाक के बाद किस स्त्री से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है? शकुन से, शीला से, मीरा से या उषा से? तो इसका जो है राइट यहाँ पे आंसर होगा मीरा से। बी जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 95वां। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। किसका कथन है? बाबा का, योगी का, आचार्यपाद का या बाणभट्ट का? तो आपका यहाँ पे आंसर राइट होने वाला है योगी का। सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ होगा कौन सा? अंदरूनी, बाहरी, बाह्य या स्वतः? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अंदरूनी। ए यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस मास शुरू होती थी? ऑप्शन है बैसाख से,
सावन से, कार्तिक से या अगहन से। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका होने वाला है वो है कार्तिक मास से शुरू होती थी। कौन सा आंसर है? बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। और कब तक चलती थी? फागुन तक जो है चलती थी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला 98वां हमारा क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा या पत्रिका। तो आपका आंसर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या खरीदा था? खीरा उन्होंने जो है खरीदा था। आइए 99वां क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट की थी? 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट या 2.5 फुट। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है 2 फुट की। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, उपयुक्त किस रचनाकार की है? सूर्यकांत पाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की और अज्ञे की। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे की। तो आप आज आपने देखा कि हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है और आपके लिए हम इसी प्रकार से आगे भी प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो को अधिक से अधिक देखते रहें और वीडियो शेयर करते रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जोश के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।